हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 22 जून की करंट अफेयर के बारे में। तो इन कुल कुल 5 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जो पहला टॉपिक रहेगा वो मतदान की गोपनीयता को लेकर रहेगा। तो हुआ क्या है कि हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने मतदान की गोपनीयता पर अपनी निर्णय सुना है, उसको लेकर हम बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मदेशियों के द्वारा नेपाल में चल रहे विरोध के पर है कि हुआ क्या है कि नेपाल सरकार जो है एक नागरिकता संशोधन प्रस्ताव लेकर आई है, उसी को लेकर ये मधेसी जो है विरोध कर रहा है। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईएजी ग्रुप के बारे में रहेगा, यूरेशियाई समूह ग्रुप, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण को रोकने में एफएटीएफ की मदद करता है। चौथा जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो रहेगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। तो ये टॉपिक क्या है, तो हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो गाँव में गए हुए दैनिक मजदूर थे उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ये अभियान शुरू किया है, तो इस बारे में देखेंगे। जो अंतिम टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतरा सेशन के बारे में, जिसमें ये केरल सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई है, जिसमें कहा गया है कि जो बागानी कृषि के साथ साथ जो है जो खाद्य पदार्थ है उसको भी उगाया जाए, जिससे कि जो इस राज्य की यानी केरल की जो निर्भरता है दूसरे राज्य पर खाद्य को लेकर उसको वो लोग टैकल कर सके। तो इस तरह से इन 5 टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है मतदान की गोपनीयता को लेकर। इस टॉपिक को आप जीएस2 के इस टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हो, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो मतदान की गोपनीयता को लेकर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चर्चा में क्यों था, तो हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतदान की गोपनीयता पर जो है अपना निर्णय दिया गया, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 बातों को अपने वर्डिक्ट में शामिल किया। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो हुआ क्या था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है अक्टूबर 2018 में हुए जो पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया था, और रद्द करने के पीछे इलाहाबाद हाईकोर्ट का तर्क ये था कि जो प्रस्ताव में कुछ सदस्यों के द्वारा जो है मतपत्र की गोपनीयता के नियम का उल्लंघन किया गया था, और इसकी पुष्टि उन्होंने सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर की थी, और इसी के कारण जो है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। और इसी के खिलाफ कुछ लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और इसी पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, जिसमें इन 5 बातों को शामिल किया है। तो इन बातों में हम देखते हैं कि पहली जो बात है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मतपत्र की गोपनीयता को बनाए रखना यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है। इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये भी मत है कि मतदाता की पसंद स्वतंत्र होनी चाहिए, और लोकतंत्र में जो है गुप्त मतदान प्रणाली क्या है, एक तरह से मतदाता की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। तो गुप्त मतदान प्रणाली इसीलिए लाया गया था कि कोई व्यक्ति बिना डरे निष्पक्ष होकर अपने मत का प्रकट कर सके। तो इसलिए जो वर्डिक्ट आया है उसमें जो है मतदान की गोपनीयता के पक्ष में जो है वर्डिक्ट है। दूसरा जो वर्डिक्ट में बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वोटर के मतपत्र की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करना जो है कानून का नियम है। तीसरी जो बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आई है वो है कि मतदाता को अपने बारे में बताने के लिए कोई विवश नहीं करेगा, और ऐसा कोई करता है तो वो उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है और उसके खिलाफ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में शामिल किया है वो है कि मतदान की गोपनीयता जो है संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, यानी साइन है कि कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष होकर अपना मत प्रकट करेगा तो हमारा देश भी तो एक लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए लोगों का अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना उनका एक अधिकार है। तो ये अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और इसी के कारण इसको सुरक्षित रखना भी हमारे देश के कानून का अपना एक महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। 5वीं जो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में शामिल की है वो है कि मतदाता जो है मतलब अपनी इच्छा से जो है वो गोपनीयता का त्याग कर सकता है, और ऐसा करने से कोई उसको रोक नहीं सकता। यानी ये पूरी तरह से वो मतदाता के ऊपर है कि वो अपनी जो मत है उसको वो उजागर करता है कि नहीं, ये उसका अपना अधिकार है, और उसकी इच्छा हो तो वो मत को प्रकट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। यानी ऑल ओवर उसके ऊपर है, कोई उसको जबरदस्ती करके या फिर जानबूझकर इस तरह के काम करता है तो वो हमारे लोकतंत्र के जो गोपनीयता का जो मतपत्र का जो प्रणाली है उसको ये
ठोस आघात करता है, तो इसको सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। तो मतदान की गोपनीयता को लेकर हमारे देश में क्या कानून है, इसको देख लेते हैं। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 94 में ये बात शामिल की गई है कि मतदाता जो है गोपनीय रूप से मत कर सकता है और वह जो है उसका विशिष्ट अधिकार है। आगे की राह में बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है उसमें उन्होंने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को वैध ठहराया है और पुनः इलेक्शन कराने की बात की है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वही मधेसियों के द्वारा नए नेपाली विधान का विरोध करने को लेकर है और इस टॉपिक को आप GS2 के इस टॉपिक से जोड़कर देख सकते हो, जिसमें भारत के हितों पर विकसित और विकसित देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव और प्रवासी भारतीय शामिल है। तो ये मधेसी जो है विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको पहले आप समझिए कि हुआ क्या है कि मान लीजिए कि ये नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ से जो है ये बिहार वाला इलाका शुरू हो जाता है। तो बिहार और का नेपाल का बॉर्डर एक दूसरे से शेयर करते हैं। वहीं पे पूर्वी यूपी का जो इलाका है वो भी जो है नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरह से जो हमारे दो राज्य हैं ये मुख्यतः नेपाल से अपना बॉर्डर तो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं नेपाल के इस बॉर्डर वाले इलाके में, जो इलाका है तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तराई में रह रहे लोग जो हैं ये बिहार आते जाते हैं। मतलब यहाँ पे बिना पासपोर्ट के आप सभी को पता है कि यहाँ पे ट्रांजिशन होता है तो लोग आवागमन करते हैं इजीली। साथ में इतने ये लोग घुल मिल गए हैं कि यहाँ पे शादी विवाह जैसी इन दोनों यानी नेपाल के लोग जो मधेसी हैं उनके और बिहार के लोगों के बीच जो बॉर्डर में रह रहे हैं, इतना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उनके बीच शादी ब्याह का भी जो संस्कृति है वो डेवलप हो चुकी है। तो इस तरह से जो है ये लोग मतलब एक तरह से घुल मिलकर यहाँ पे रह रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो मधेसी हैं वो तो बॉर्डर के इधर ही हैं तराई क्षेत्र में। तो ये मधेसी इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो नेपाल सरकार नागरिकता कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव लेकर आई है संसद में, उसके हिसाब से देखें तो ये लोगों की जो नागरिकता है वो संकट में आ जाएगी और इसी के कारण जो है ये लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो अगर होगा क्या, अगर ये जो नागरिकता कानून है वो पास हो जाता है तो यहाँ पे रह रहे मधेसियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई नेपाल का पुरुष है और वो बिहार की किसी भी महिला से विवाह करता है तो इस महिला को नेपाल की नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह का प्रावधान इसमें शामिल है। साथ में दूसरा जो प्रावधान है कि जो विदेशी महिला है उसको प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसको 7 अधिकार दिए जाएंगे। साथ में ये कहा गया है कि नागरिकता प्रमाण पत्र ना होने पर भी उन लोगों को जो है चल अचल जो भी संपत्ति है बेचने, कारोबार करने और किसी भी संपत्ति के लेन-देन से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी उनके पास नागरिकता, मान लीजिए कि ये जो महिला है वो बी यानी नेपाल चली गई और वहाँ उसको वो सारे अधिकार तो हैं, फिर भी उसको जो 7 सालों तक मतलब नेपाल का नागरिक कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के प्रावधान शामिल हैं। तो इसी के कारण ये मधेसी इसका विरोध कर रहे हैं। तो सामान्यतः मधेसियों की आप भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो मधेसी जो हिमालय की तलहटी में स्थित नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र के निवासी हैं और ये जो है दक्षिणी इलाके में बिहार की सीमा से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। मधेसी जो है नस्लीय और सांस्कृतिक रूप से जो है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासियों से समानता रखते हैं और ये दोनों के बीच यानी जो ये मधेसी हैं और बिहार यानी इंडिया के जो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य हैं, इन दोनों के परिवारों के बीच अक्सर विवाह संबंध होते रहते हैं। तो इनका कहना है कि ये अगर ये कानून पास हो जाता है तो यहाँ पे मध्य क्षेत्र में रहने वालों के लिए दिक्कत पैदा होगी और जो शादी विवाह हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। इनका मानना है कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन जो है समाज और परिवार में अनिश्चितता लाएगा और तनाव की स्थिति पैदा कर देगा। और दूसरा पांचवा जो इनका कंसर्न है कि ये नस्लीय रूप से प्रेरित कानून है। मतलब अगर लाया जाता है तो यहाँ पे इसको एक कह सकते हो कि नस्लीय रूप से प्रेरित होकर ये कानून लाया गया है। भारत और नेपाल के बीच बदलते संबंधों की बात करें तो ये अभी भारत और नेपाल के बीच जो हम देख रहे हैं कि बहुत टेंशन चल रहा है और इसी के कारण जो है नेपाल ने अपना एक संविधान संशोधन करके अपने देश का एक नया मानचित्र को घोषित किया है। इस मानचित्र में दिखाया गया है कि जो
भारत के जो हमारे मुख्य क्षेत्र थे, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को जो है नेपाल में शामिल करके बताया गया है। जैसे कि लिम्पुया, काला पानी और लिपुलेखा। ये जो सामरिक क्षेत्र हैं, उनको जो है नेपाल में शामिल करके इस मैप को मतलब लाया गया है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हो कि भारत और नेपाल के संबंध कहीं न कहीं एक तरह से खराब होने की स्थिति में हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी वित्तपोषण के प्रतिरोध हेतु यूरेशियाई समूह। इस टॉपिक को आप GS2 के इस टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हो, जिसमें शामिल है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना अधिदेश। तो देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ कि वित्तीय कार्यवाही बल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के निगरानी में मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी वित्तपोषण के प्रतिरोध हेतु यूरे एशियाई समूह का बैठक हुआ और इस बैठक में जो है भारत ने भाग लिया था। ये कौन सा बैठक था? तो 32वीं बैठक थी EAG की, यानी यूरेशियाई ग्रुप की 32वीं बैठक थी, जिसमें भारत ने भाग लिया था। तो ये कार्य क्या करता है ये समूह? तो यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण के विरोध में कार्य करता है और इसमें कुल 9 देश शामिल हैं, जिसमें भारत भी है, रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और बेलारूस है। इसकी स्थापना जो है 6 अक्टूबर 2004 को हुई थी मॉस्को में और शुरुआत में इसमें 6 देश शामिल थे, यानी संस्थापक देशों की बात करें तो कुल 6 देश थे, जिसमें बेलारूस, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान आते हैं। भारत को इस समूह में 2010 में शामिल किया गया। जैसे कि शुरुआती तो 6 देश थे, बाद में अभी 9 सदस्य हैं इस समूह के। जो 3 सदस्य आए, पहला जो सदस्य जुड़ा 2005 में वो था उज्बेकिस्तान, उसके बाद था हम बात करेंगे 2010 में तुर्कमेनिस्तान और भारत इस ग्रुप के मेंबर बने। तो यहाँ पे पीटी का क्वेश्चन बन जाता है EAG के लिए कि क्या भारत EAG का एक संस्थापक जो देश है कि नहीं? तो आपको ये ध्यान में रखना है, नहीं है भारत, क्योंकि वो तो 2010 में इस समूह से जुड़ा था। EAG को जो है जून 2011 में मॉस्को में हुए हस्ताक्षर के बाद इसको क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन के रूप में दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी जो आपको ध्यान में रखनी है पीटी के एस्पेक्ट से खासकर। अब यूरेशियाई ग्रुप के प्रमुख कार्यों की बात कर लेते हैं। तो पहला जो इसका मुख्य कार्य है कि यह सदस्य देशों में आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए और धन शोधन को रोकने के लिए FATF के द्वारा जारी की गई सिफारिशों को लागू करने में सहायता करता है FATF की। तो इस तरह से आप देखोगे तो कुल 9 जो सिफारिशें हैं वो है आतंकी वित्तपोषण को लेकर और जो 40 सिफारिशें हैं वो है धन शोधन को लेकर। तो इस तरह से इन सिफारिशों को लागू करने में FATF की यह समूह मदद करता है। ये जो संस्था है और यह कह सकते हो कि ये एक समूह है, यह संयुक्त कार्य योजनाओं का निर्माण और संचालन भी करता है, यानी इन देशों के बीच या फिर अन्य संगठन के बीच अगर डेटा शेयरिंग का काम जो करना है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस को लेकर, तो ये वो भी कार्य करता है। इसके महत्वपूर्ण कार्यों की में एक और बात है कि यह जो है इच्छुक देशों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों को समन्वय भी यानी उनको इंटीग्रेट करने का भी कार्य करता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने का कार्य भी ये समूह करता है। तो इस तरह से जो है ये इन 9 देशों में एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन को टैकल करने का कार्य इस समूह के हाथ में है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस टॉपिक को आप GS3 के इस टॉपिक से कोरिलेट कर सकते हो, रोजगार संबंधी विषय। तो पहले गरीब कल्याण रोजगार अभियान की बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर प्रभावित हुए हैं और खासकर ये जो मजदूर थे ये मुख्यतः यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन राज्यों से ही माइग्रेट होकर दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहां पे दिहाड़ी बेस पर काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी स्थिति बहुत बिगड़ी है और इसके कारण ये लोग अपने गाँव, अपने घरों को लौटने, अपने जो मूलभूत राज्य हैं वहां पे लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये जो लोग लौट के अपने राज्यों में गए हैं, उन लोगों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए सरकार ने उनको रोजगार प्रदान करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। तो मुख्य
6 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है, जिनमें बिहार सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड शामिल है। तो इन राज्यों में जो है दिहाड़ी मजदूरों का माइग्रेशन अधिक हुआ है और इसी के कारण उन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। तो इन राज्यों में भी कुल इस कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये अभियान लागू किया जाएगा। जहाँ पे बिहार की बात करें तो 32 डिस्ट्रिक्ट पर यह अभियान लागू होगा। वहीं पे उत्तर प्रदेश में 21 जो जिले हैं वहां पे, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 22, ओडिशा में 4 और झारखंड में 3 डिस्ट्रिक्ट में यह अभियान को चलाया जाएगा। तो इस तरह से 116 जो जिले हैं वहां पे ये अभियान चालू होगा। तो उसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ आकांक्षी जिले की बात की गई है। तो हुआ क्या है कि मान लीजिए कि बिहार है, बिहार में कुछ उन्होंने 32 जिलों को सिलेक्ट किया। उन 32 जिलों में भी सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं, जिनमें जो गरीब है बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो गया है सामाजिक और आर्थिक रूप से, उनको अलग कैटेगरी में निकाला गया है और वहां पे मतलब जितना हो सके अधिक से अधिक ये अभियान के थ्रू उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से इन आकांक्षी जिलों में भी कुछ जो जिले हैं उनको स्पेसिफाई किया गया है, जिनको जल्द से जल्द मतलब इस अभियान की जरूरत है, उनको सहायता की जरूरत है और उनको मदद की जाएगी। तो इस तरह से बिहार के 12 जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश के 5, मध्य प्रदेश के 4, राजस्थान के 2 जिले, उड़ीसा का 1 जिला और झारखंड के 3 जिले जो हैं आकांक्षी जिलों के रूप में शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से ये पूरा उसी पर बेस्ड आर्टिकल है। तो जैसा कि संदर्भ की बात कर लेते हैं, तो कोविड-19 की महामारी के चलते जो गांव में लौटे हुए प्रवासी कामगारों को रोजगार और आजीविका के लिए यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया गया है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है कि प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना, उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करना। इस अभियान में केवल जो है ग्रामीण श्रमिकों पर ही ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कि केवल शब्द का इस्तेमाल किया गया, केवल ग्रामीण श्रमिक ही इस अभियान का लाभ उठा सकते हैं। 125 दिन का यह अभियान मिशन के रूप में कार्य करेगा और 116 जिलों में 25 श्रेणी के कार्यों को इसमें ध्यान रखा गया, यानी 25 श्रेणी यानी 25 कैटेगरी के कार्य किए जाएंगे और ये जो कार्य की श्रेणी है उनको इन 116 जिलों में चालू किया जाएगा। जैसे कि आप उदाहरण के लिए इस 25 श्रेणी में देख सकते हो कि मनरेगा के तहत जो कार्य किए जाते हैं, गड्ढा खोदना, टाट बिछाना, इलेक्ट्रिसिटी या फिर नहर बनाना, इस तरह के कार्यों में मतलब इन कार्यों को डिवाइड किया गया है और ये कार्य जो है इन 116 जिलों में लोगों के द्वारा कराए जाएंगे 125 दिन के लिए। इस अभियान के दौरान जो है 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे, जैसा कि मतलब एक तरह से 50,000 करोड़ रुपए का अगर सरकार कोई कार्य करा रही है तो यानी वो जो है अगर मजदूरी कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका लाभ होगा कि उसको मान लीजिए कि आय के रूप में, वेतन के रूप में उसको पैसे मिलेंगे, फिर अपना जो भी जरूरत है वो उसको पूरा कर सकेगा। इस तरह से सरकार ने टारगेट रखा है कि 50,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है इन 116 जिलों में किया जाएगा। इसके माध्यम से जो है 25 सार्वजनिक आधारभूत ढांचागत कार्य, आजीविका के अवसर बढ़ाने के संबंधी कार्यों को क्रियान्वयन करने का एकदम प्लान है। जो अंतिम इसका प्रावधान है, इसकी विशेषता है इस अभियान की कि गाँव को सामान्य सेवा केंद्रों यानी कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जो है कार्यक्रम से लोगों को जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि हर गाँव में ये कॉमन सर्विस सेंटर होते ही हैं और ये कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, जहाँ पे किसानों को मतलब कृषि से संबंधित सहायता की जाती है। वहीं पे ये कॉमन सर्विस सेंटर वो स्थान होते हैं जहाँ पर गाँव को इलेक्ट्रिसिटी वितरण का कार्य यहाँ पे किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए ये सेंटर हेल्पफुल होते हैं गाँव के लिए। तो इन सेंटरों पर जो है इस कार्यक्रम से इनको जोड़ा जाएगा और इसके माध्यम से जो है जो ग्रामीण मजदूर है, जो श्रमिक हैं, उनको काम दिया जाएगा। तो गरीब कल्याण अभियान को क्रियान्वयन करने का भार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों पर है, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, पंचायती राज्य हुआ, सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग हुआ, खान हुआ, पेयजल एवं स्वच्छता हुआ, पर्यावरण मंत्रालय हुआ या फिर रेलवे हुआ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हुआ, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा, सीमा सड़कें, दूरसंचार, कृषि जैसे विभाग और मंत्रालय जो है
पूरा इंटीग्रेट होकर इस अभियान को लागू करेंगे। अब यहाँ पे बात की गई है कि अभियान के तहत इन 6 राज्यों को ही क्यों चुना गया है? चुनने का क्या कारण है? तो यहाँ पे आप जिला की जगह राज्य कर सकते हो, यहाँ पे गलती से जिला छप गया है। तो ऐसा क्या कारण है कि इन 6 राज्यों को ही चुना गया है? 6 राज्यों में आप देख सकते हो कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, उड़ीसा है। लॉकडाउन की वजह से ये जो राज्य हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और यहाँ पे जो है श्रमिकों के लौटने की संख्या इन राज्यों में सर्वाधिक है। लगभग इस अभियान से लगभग 2 तिहाई जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको लाभ होने का अनुमान लगाया जा रहा है और कुल 27 आकांक्षी जिले हैं, उनको शामिल करें तो कुल 116 जिलों में ये अभियान लागू होगा। तो इस तरह से कह सकते हो कि जो सबसे प्रभावित लोग हैं उनको आश्रय, जो ग्रामीण श्रमिक लोग हैं उनको आश्रय और मदद करने के लिए अभियान लाया गया है। इस योजना के महत्व की बात करें तो इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, कौशल का उचित उपयोग हो सकेगा। अन्य कार्यों की बात करें तो यहाँ पे जो है आधुनिक सुविधाओं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के कार्य, गाँव में इंटरनेट बिछाने के कार्य, ये सभी कार्य के माध्यम से यानी ये 25 कैटेगरी में इन कार्यों को शामिल किया गया है। ये कार्य लोगों से करवाए जाएँगे और गाँव में जो है एक तरह से इंटरनेट व्यवस्था को सुधार करने में ये जो अभियान है एक तरह से सहायता भी करेगा। तो इस तरह से जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी गाँव तक जाएगी तो बच्चे जो हैं मतलब उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई में सुधार आएगा। तो इस तरह से ये सारे कार्य इस अभियान के माध्यम से कराए जाएँगे। तो एक तरह से तो लोगों को सहायता भी होगी क्योंकि उनको आय की अभी आवश्यकता है, पैसे की बहुत ज़रूरत है। उसी तरह से दूसरा विकास का कार्य भी होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी गाँव तक पहुँचेगी और बच्चों की स्टडी जो है गाँव की वो अच्छी होगी। तो इस तरह से दोनों कार्य हो सकते हैं इस अभियान के माध्यम से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अंतराशासन यानी अंतर फसली। इस टॉपिक को आप जीएस 3 के इस टॉपिक से जोड़कर देख सकते हो जिसमें शामिल है मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडार, परिवहन, विपणन संबंधी विषय और बाधाएं। अंतराशस्यन चर्चा में क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो आपको ये शब्द अंतराशस्यन, शस्यन का मतलब होता है फसल का उत्पादन करना या फिर खेती करना। तो आपको ये शब्दावली है इसको ध्यान में रखना है क्योंकि 2015 के मेंस में इस शब्द का इस्तेमाल यूपीएससी के द्वारा किया गया था और कई बच्चे ऐसे थे जो इस शब्दावली को समझ ही नहीं पाए थे और रॉन्ग आंसर लिखकर आए थे, मतलब अनुमान लगा के एग्जैक्ट वर्ड का पता ही नहीं था। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो आपको ये सस्यन शब्द को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि इसके चर्चा में होने का कारण क्या है। तो हाल ही में क्या हुआ कि केरल सरकार ने कृषि बागवानी क्षेत्र में जो है सुधार करने के लिए एक विशिष्ट कानून में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसमें होगा क्या कि नकदी फसलों के साथ-साथ जो है खाद्य फसलें भी उगाई जा सकेंगी। जैसे कि नकदी फसलों में चाय, कॉफी, इलायची, रबर आते हैं, उसी तरह से खाद्य फसलों में टमाटर हुआ, प्याज हुआ, जो भी खाने की वस्तुएं, कोई फल हुआ, तो उन ये मान लीजिए कि यहाँ पे नकदी फसल उगाई जा रही है, तंबाकू बोया जा रहा है, इस तंबाकू के साथ-साथ हम टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं अंतराशस्यन कि एक साथ 2 फसल का उगाया जाना ही अंतराशस्यन कहलाता है। तो ये फसल इस प्रकार की जाए इसकी अनुमति के लिए जो है केरल सरकार अपने जो कृषि से संबंधित कानून है उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव लेकर आने वाली है। तो केरल सरकार का कहना है कि अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो उसको इस कानून के साथ-साथ केरल भूमि सुधार अधिनियम, केरल अनुदान और पट्टे अधिनियम और केरल भूमि उपयोग नियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, अगर ये संशोधन यहाँ पे पारित होता है तो। इस तरह से 3 जो भूमि से संबंधित केरल में कानून है, उन सभी में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता क्यों है? तो केरल सरकार का कहना है कि उनकी जो पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता है खाद्य को लेकर, वो कम होगी। साथ में बड़े उत्पादकों का जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं कई बार कहते हैं ना कि फूड बार्गेनिंग होती है, तो खाद्य संरक्षणवाद जैसी स्थिति कभी-कभी उत्पन्न हो जाती है, कभी भंडारण हो जाता है, तो राज्यों को या फिर लोगों को समय पर खाद्य मिलना बहुत कठिन हो जाता है। तो उससे बचाव करने के लिए जो है कृषि फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस तरह के कदम ये सरकार लाना चाहती है। संशोधन के प्रभाव की बात करें तो केरल सरकार का कहना है कि अगर 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर बागानी फसलों का उत्पादन किया जाता है और इस 8 लाख हेक्टेयर पर कुछ फसलों में मतलब मान लीजिए कि बागानी के साथ-साथ अगर खाद्य फसलों को उगाने की इजाज़त मिल जाती है,
तो इस 8 लाख पर जो उत्पादन होगा वो 2 लाख हेक्टेयर के बढ़ जाएगा। मतलब कि कहने का अर्थ ये है, उदाहरण के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई भूमि है, वहाँ पे 2 लाख हेक्टेयर पे खाद्य फसलें उत्पादन हो रहा है, वहाँ पे अलग गेहूँ, चावल ये सब बोया जा रहा है 2 लाख हेक्टेयर में। और वहीं पे एक दूसरा नकदी फसल वाला एरिया है, वहाँ पे भी जो है 8 लाख हेक्टेयर वाला एरिया है, वहाँ पे चाय, कॉफी बोई जा रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि टोटल 10 लाख हेक्टेयर पर ये पूरा कृषि हो रहा है। तो सरकार का कहना है कि अगर ये कानून पास होता है, अगर ये संशोधन किया जाता है इस कानून में, तो ये 2 लाख हेक्टेयर के अलग जो जमीन में उत्पादन हो रहा है खाद का, वो उत्पादन इसी में हो जाएगा। मतलब ये खाद्य फसल जो नकदी खाद्य फसल है, इसी में ही 2 लाख हेक्टेयर का खाद्य उत्पादन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसी सीमित जमीन पर खाद्य और नकदी फसलों का उत्पादन होगा। इस तरह का केरल का अपना नजरिया है और इसी के कारण जो है भूमि भी क्या होगी कि ये भूमि एक्स्ट्रा उपलब्ध हो जाएगी और इसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जाएगा। तो केरल सरकार का यही नजरिए से ये प्रस्ताव लेकर आई है। साथ में ये देखते हैं कि इस संशोधन में और बात कही गई है कि कृषि के साथ-साथ जो है डेयरी और पोल्ट्री फार्म की अनुमति भी दी जाएगी किसानों को कि वो जो है नकदी मतलब अंतराशस्यन के साथ-साथ वो पोल्ट्री भी रखें और डेयरी उत्पादन यानी गाय-भैंस भी रखें, मुर्गी पालन भी करें, जिससे कि उनकी आय और भी मतलब बढ़े। यह संशोधन जो है विषैले कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, पानी के उपयोग की को कम करेगा और खाद्य फसलों के निवेश को प्रेरित करेगा। मतलब होता क्या है कि जब मिक्सिंग जब खेती होती है तो ये सब कीटनाशक, रसायन उर्वरक ये सब की कम उपयोग में आते हैं, कम खर्च होता है इन पे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाद्य फसलों में निवेश किया जा सकता है। यानी एक तरह से किसान को भी ये जो विषैले कीटनाशक है, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं किसी खास नकदी फसल के लिए तो उसपे वो खर्चा वो कम करेंगे बजाय कि वो लोग बागवानी और नकदी दोनों को मतलब वो बोकर फसल को उगाकर लाभ कमा सकते हैं उतना। अब इस संशोधन के अन्य प्रस्तावों की बात करें तो इसमें शामिल है कि केरल कृषि विश्वविद्यालय ने जो केरल को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिसमें जो है यहाँ पे गलती से आप देखिएगा कि 2 आगे लग गया है, तो इसको आप सुधार दीजिएगा। 3 कृषि जलवायु क्षेत्र आएँगे, जिसमें इन तीनों में शामिल है कि पहला जो क्षेत्र है वो है मन्नार के ऊँचाई वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर चाय की खेती होती है, संतरे लगते हैं, सेब, अंगूर मतलब सर्दियों में उगने वाली सब्जियाँ, ये सब की खेती होती है। तो इस मन्नार वाले क्षेत्र में नकदी के साथ-साथ जो है खाद्य फसल भी लगाई जा सकती है। उसी तरह दूसरा जो रबर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे रबर क्षेत्रों में जो है पेड़ों के बीच में फैले छोटे भूखंडों में रामबुतान और मैंगोस्टीन जैसे फसल भी उगाए जा सकते हैं और ये जो फल हैं, ये कहीं न कहीं रबर के साथ-साथ उत्पादित होंगे और खाद्य जो प्रणाली है उसमें आपूर्ति में सहायता करेंगे। इसी तरह से तीसरा जो जलवायु का क्षेत्र है वह चाय, कुर्सी और इलायची के बागान वाले क्षेत्र में छायादार वृक्षों के रूप में कटहल के पेड़ लगाना। मतलब कि मान लीजिए कि कोई इलाका है, वहाँ पे चाय की खेती हो रही है और चाय की खेती पेड़ों की छाया में होती है। तो उन पेड़ों की बजाय मान लीजिए कि खेती हो रही है तो उन चाय के खेतों को कटहल के पेड़ों के साथ लगाया जाए जिससे कि जब ये पेड़ बड़े होंगे, इनको छाया देंगे और इस तरह से ये कार्य करेगा। अब अंतराशस्यन को समझते हैं। तो अंतराशस्यन का मतलब ये होता है कि एक साथ 2 या 2 से अधिक मान लीजिए कि ये खेती है, ए करके ये खेती का एरिया है। तो इस खेत में जो है एक समय पर आप आलू बो सकते हो या फिर प्याज लगा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं, अब सोचिए कि आप इस खेत में केले के पेड़ भी लगा सकते हो और इसके साथ-साथ आम और प्याज की भी खेती कर सकते हो। तो इस तरह की जो एक ही खेती में मिक्सिंग जो फसल उगाई जाती है उसको अंतराशस्यन कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि पारिस्थितिकी संशोधन का उपयोग करते हुए किसी भी भूमि को अधिक से अधिक उसका उपयोग किया जाए और जो उपज है उसको ज़्यादा प्राप्त किया जाए। इसलिए ये इस तरह की कृषि को अपनाया जाता है। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो कि ये रामबुतान है, इस तरह का ये फल होता है और ये दूसरा जो इमेज है ये मैंगोस्टीन का है, ये भी एक फल की प्रजाति है और इस तरह के जो फल हैं, चाय, कॉफ़ी के बागानों में लगाया जाए, जिससे कि फल भी प्राप्त हो और अन्य जो नकदी फसल हैं, वो भी प्राप्त हो। इस तरह की योजना सरकार की है। अंतराशस्यन करने की पद्धतियों की बात करें तो 4 तरह की पद्धतियाँ होती हैं। मिक्सिंग अंतराशयन,
यानी मिक्सड इंटरक्रॉपिंग, इसमें बिना किसी पंक्ति के, मान लीजिए कि कोई खेत है, उस खेत में सीधे ही बीजों को बो दिया जाता है, बिना किसी पंक्ति के बनाए हुए, उसको डिवाइड किए बिना ही। तो इस तरह की कृषि को कहा जाता है मिश्रित कृषि या फिर अंतरासस्यन। उसी तरह से दूसरा जो अंतरासस्यन का रूप है, वह है पंक्ति अंतरासस्यन। मान लीजिए कि कोई कृषि है और उस कृषि को कुछ 2 भागों में बाँट दिया गया और कहा गया कि यहाँ पे एक तरफ गेहूँ की फसल होगी, तो यहाँ पे मक्के की फसल लगेगी। तो इस तरह से जो डिवाइड करके पंक्ति बना के जो फसलें बोई जाती हैं एक से अधिक, उसको हम पंक्ति अंतरासस्यन कहते हैं। तीसरा जो अंतरासस्यन है, वो है क्रमिक अंतरासस्यन। मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक फसल, ये कोई भूमि का क्षेत्र है और यहाँ पे एक समय में 2 फसलें लगाई जा रही हैं। फिर एक समय के बाद मान लीजिए कि वो फसल लग के खत्म हो गई। उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए कि ये क्षेत्र है, यहाँ पे गन्ने की कृषि हुई है। अब इस गन्ने का होते-होते तो काफ़ी समय होता है, 1 साल का समय पर गन्ना होता है। इसके साथ-साथ अन्य फसलें भी लगाई जाएँ, जिससे कि जब तक ये फसल हो तब तक दूसरी कट के तैयार हो जाए और फिर जब समय आए तो फिर से दूसरे को उसको रिसाइकिल कर लिया जाए। तो इस तरह से जो ये क्रमिक जो चलता रहता है, इसी को ही क्रमिक अंतरासस्यन कहते हैं। पट्टी अंतरासस्यन का मतलब है कि इसमें अलग-अलग पट्टियों में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें लगाई जाती हैं। यानी एक पट्टी ये रही, इस पट्टी में एक बार 2 फसलें लग गई, फिर ये दूसरी पट्टी है तो इसमें 2 फसलें लग गई, तीसरी पट्टी है तो यहाँ पे 2 और 3 और फसलें मिक्स करके लगाई गई। इस तरह की जो पट्टी के हिसाब से मिक्सिंग हो जाती है, उसको पट्टी अंतरासस्यन कहते हैं। अंतरासस्यन के लाभों की बात करें तो एकल फसल की तुलना में जो प्रकाश, पानी, अन्य पोषक संसाधनों का यहाँ पे अधिक कुशलता से उपयोग होता है। मतलब यहाँ पे एक किसान है जो है, मान लीजिए कि फसल लगा रहा है गेहूँ की, गेहूँ पे वो उतना ही खाद, पानी और जुताई और जितना भी उसका मेहनताना वो सब लगेगा। तो इसके साथ-साथ अगर इसकी बजाय वो मिश्रित कृषि करेगा, संचयन करेगा, तो उसको ज़्यादा लाभ होगा ना कि एक साथ तो एक तो 2 फसलें उसको मिल रही हैं और मेहनत भी समान जा रही है। तो इस तरह से किसान को लाभ होगा और वहीं पे जो संसाधन लगाए हैं उसका भी कुशल उपयोग होगा। इस हिसाब से अंतरासस्यन लाभदायी होता है। दूसरा ये है कि छायादार फसलों का प्रभावी प्रबंधन करना होता है इसमें, क्योंकि मिश्रित फसलों में कीटनाशकों का जो प्रयोग है बहुत कम करना पड़ता है। क्योंकि एक मान लीजिए कि कोई सब्जी की खेती की जा रही है टमाटर की, टमाटर के साथ आलू बोए जा रहे हैं, तो जो कृषि होगी तो वो दोनों पे सामान्य रूप से कीटनाशक का इस्तेमाल होगा, ना कि अलग-अलग से। तो इस तरह से कीटनाशकों का भी यहाँ पे कम उपयोग होता है। तीसरा जो लाभ होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक अनाज की उपज होती है। चौथा जो होता है कि फलीदार फसलों का भी सस्यन अगर नकदी फसलों के साथ लगाया जाता है तो मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है और नाइट्रोजन फिक्सिंग भी होता है। यानी मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ती है और भूमि की जो उर्वरता है उसमें सुधार भी आता है। पाँचवा जो लाभ होता है कि मिट्टी का कटाव रुक जाता है। मतलब कि एक फसल बोने से जो मिट्टी का कटाव होगा वो अधिक होता है, वहीं पे 2 फसलें एक साथ बोई जाएँगी तो एक फसल भले मिट्टी को जकड़े ना पर दूसरी फसल तो रोक उसको मिट्टी जकड़ के रखती है। तो इस तरह से उसके जो छोर होते हैं, जो उसके जटिल तने होते हैं, वो मिट्टी को बाँधे रखते हैं। इस तरह से ये कटाव, मृदा कटाव को भी रोकता है। चौथ जो लास्ट वाला लाभ है कि वो मृदा सतह में कम वाष्पीकरण होता है। अब ऐसा कैसे? तो मान लीजिए कि कोई केले का पेड़ लगा दिया और उसके साथ आलू बो दिया। तो जो केले का पेड़ आप देखते हो कि बड़े-बड़े पत्ते होते हैं, तो सूर्य की किरणें सीधे-सीधे जो भूमि पर नहीं पड़ेंगी, सीधे पत्तों से टकराकर वो परावर्तित हो जाएँगी। इससे क्या हुआ कि भूमि का जो सूर्य की किरणें जो है भूमि तक नहीं पड़ रही हैं और इसके कारण जो है भूमि का कम वाष्पीकरण हो रहा है, तो भूमि में जो जल है उसकी मात्रा भी एक तरह से सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह से ये लाभ गिनाए जाते हैं। अंतरा सस्यन के दोषों की बात करें तो यहाँ पे जो है अगर कृषि अगर मल्टीपल की जा रही है, एक समय में बहुत सारी फसलें लगाई जा रही हैं, तो यहाँ पे मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता। बाय हैंड लोगों को श्रमिक जो भी किसान हैं उनको श्रमिक मेहनताना बहुत अधिक करना पड़ता है ऐसे कृषि में। इसमें फसलों पर अधिक ध्यान देना पड़ता है और विशेषज्ञ प्रबंधन की आवश्यकता भी होती है कई बार। रोपण करना, निराई करना और कटाई में अधिक समय लगता है और श्रम लागत में भी वृद्धि होती है। यानी एक व्यक्ति की बात नहीं होती, पूरा परिवार उस या फिर कई बार ऐसा होता है कि अन्य लोगों को बुलाकर काम कराया जाता है, तो इस श्रम लागत भी यहाँ पे अधिक देखने को मिलती है ऐसी कृषि में। अंतराशासन प्रणाली में फसलों के रोपण, खेती, खाद का छिड़काव, कटाई की अग्रिम योजना बनानी पड़ती है कि किस तरह से क्या करना है, पहले कौन-सी फसल लगानी है,
पहली फसल के लिए कौन से कीटनाशक चाहिए, दूसरे जो फसल है उसके लिए किस तरह, यानी पूरी एक प्लानिंग के साथ ये कृषि करनी पड़ती है। और इस तरह से जो हमारे आम किसान हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा ये टफ़ पड़ता है, तो उनको भी शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है इस तरह की कृषि के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।